अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। so much. Thank you, Azu. सर, आज थोड़ा सा हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन वॉर जो है वो अभी तक चलती चली जा रही है, तो इसको रोकने का कोई तरीका क्या कोई नहीं सोच रहा। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मजीद हथियार भी उनको दिए जा सकते हैं और उसमें भी अमेरिका भी उनकी मदद कर सकता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस वक्त यूक्रेन वार जो है वो सिर्फ एक वाहिद मसला नहीं है दुनिया के और भी कई मसाइल हैं। लेकिन उन सब मसाइल के पीछे अगर सोचा जाए तो वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी। आप इसमें इसकी शुरुआत जहां से हुई वो मैं शुरू करना चाहूंगा चाइना से। चाइना के पास साउथ चाइना सी में एक अमेरिका का वॉरशिप हमेशा वहां रहता था, जो साउथ चाइना सी पे नजर रखता था। तो बराक ओबामा साहब, जो कि एक सोशलिस्ट माइंडसेट के प्रेसिडेंट थे और वीक फॉरेन पॉलिसी के मूजद, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी के मूजद वही थे, उन्होंने वो शिप कैरियर वापस बुला लिया और कई अमेरिकन आर्मी बेसिस पूरी दुनिया में उनको बंद कर दिया, जो कि बाद में चाइना ने उसको लीज पे ले लिया। अब तस्वीर का एक रुख तो ये है। दूसरा रुख क्या था कि पुतिन, जो कि केजीबी ट्रेंड है, उन्होंने बराक ओबामा को सीरिया में उन्होंने टेस्ट कर लिया, क्रीमिया में उन्होंने टेस्ट कर लिया। बराक ओबामा रेड लाइन ड्रा करते रहे, लेकिन डिलीवर कुछ ना कर पाए, अपने एलाइज को बचा ना पाए। तो वही हुआ उसके बाद। डोनाल्ड ट्रंप पीरियड में सारी दुनिया काशन ले रही थी, प्रिकॉशन ले रही थी, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल थे, लीडर थे, उनकी कोई इस तरह की हिस्ट्री मौजूद नहीं थी कि वो बुजदिलाना तौर पे या किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाते। लेकिन जो ही जो बाइडन, जो कि एक एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, 50 साल से सियासत में है, और उनके फैमिली की करप्शन की स्टोरियां जो है वो रशियन मेयर से भी मिलती हैं, यूक्रेन से भी मिलती हैं। जो ही वो पावर में आते गए, बराक ओबामा दोबारा सीट पर बैठे, तो साथ ही रशिया ने उसको, उन्हें पता था कि वीक फॉरेन पॉलिसी है इनकी, दे आर नॉट अ फाइटर, दे कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फाइट और कॉन्फ्लिक्ट। पेंटागन कमजोर है। जिस तरीके से डिमोरलाइज होकर ये अफगानिस्तान से निकले, तो उसका फायदा रशिया ने उठाया और वो यूक्रेन में चला गया। और आज ना सिर्फ यूक्रेन जो है बेयारो मददगार छोड़ दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिकन एलाइज है वो सेफ नहीं है, सेफ महसूस नहीं करते। और ये तब ही रुक पाएगा जब अमेरिका के अंदर कुछ रिपब्लिकन पार्टी दोनों हाउसेज में से एक को अचीव करेगी, या फिर 2024 में कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा। इसका वाहिद हल यही मौजूद है। वरना रशिया मेरे मुताबिक काफी हद तक अपने टारगेट अचीव कर चुका है यूक्रेन में। जो एरिया वो क्लेम करता था, जो वो समुद्री एरिया वो टेक ओवर करना चाहता था, समुद्र में अपनी एक्सेस वो कर चुका है। और रशिया में मनमानी करेगा जब तक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी उनको रेजिस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर, साथ साथ यहाँ पर ये बात भी की जा रही है कि अगर आईएमएफ की बात करें तो ये कहते हैं, कभी कहते हैं जी कैंसिल कर दी है उन्होंने डील, और कभी कहते हैं कि उन्होंने डिले कर दी है। आपके ख्याल से क्या हुआ है? देखें, आईएमएफ की आपने सारी बातें मान ली हैं, आप फैटफ से भी ऑलमोस्ट काफी हद तक निकल चुके हैं। मेरे ख्याल में आज जो मिफ्ता साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आईएमएफ की डील स्टिल जो टेबल पर मौजूद है, मेरे ख्याल में वो अभी तक मौजूद है। पॉजिटिव साइन जो आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, 2.3 बिलियन चाइना की तरफ से, फ्रेंच लोन जो है उसको डेफर्ड किया गया है। मेरे ख्याल में आईएमएफ भी मूव फॉरवर्ड करेगा और पाकिस्तान को पैसे देगा। लेकिन टेस्ट ये होगा करंट गवर्नमेंट के लिए कि ये जो पैसा बाहर से आ रहा है ये कॉमन आदमी को रिलीफ पहुंचा सकेगा या नहीं पहुंचा सकेगा। अगर नहीं पहुंचा सकेगा तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पहले ही बहुत कमजोर है, मजीद कमजोर हो जाएगी। आज जो नई बात है कि क्रूड ऑयल और गैस और सोना जो है वो सस्ता हुआ है। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में $100 से नीचे आ चुका है। और पाकिस्तानी कौम ये चाहती है, ये चाहेगी, उनका इंटरेस्ट भी होगा और इनको करना भी चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए।
बिल्कुल ठीक, लेकिन सर साथ-साथ ये बात भी की जा रही है कि रशिया से भी ऑयल लेने की बात कर रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि रिफाइनरीज़ को अपडेट करेंगे या चेंज करेंगे। क्या ये कर पाएँगे? क्या इनको ऐसा करना चाहिए? देखिए, अगर इनकी विल मौजूद होगी कि पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए, पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचेंगे तो हर चीज पॉसिबल है। माजी में इस तरह हुआ नहीं है क्योंकि माजी के अंदर 74 साल की हिस्ट्री में यही हुआ है कि जो भी डॉलर पाकिस्तान में आया वो फौरन पाकिस्तान से निकल गया है। पाकिस्तान के बारे में किसी ने कभी सिंसियरली सोचा ही नहीं है। आज अगर हर चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगर करने की विल रखता हो कोई, पाकिस्तान का कोई दर्द रखता हो वो, लेकिन इस वक्त जो सियासी कैफियत पाकिस्तान के अंदर है, जिस तरह के आपके लीडरान मौजूद हैं, आपके अदारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं, एक दूसरे से ब्लैकमेल हो रहे हैं, लगता नहीं कि पाकिस्तान किसी अच्छे ट्रैक पे जा सके। सर पंजाब गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं अभी, जैसे खासतौर पे लोगों को जो रिलीफ दे रहे हैं कि कुछ जिनके कम यूनिट्स आते हैं, 100 यूनिट तक आते हैं, उसको कहा जा रहा है बिजली फ्री होगी। साथ सोलर सिस्टम के लिए भी कहा जा रहा है, सोलर पैनल भी फ्री दे रहे हैं कुछ लोगों को। आपको लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे ये, कुछ थोड़ा बहुत आवाम खुश होगी इनसे? देखिए, वो उस पे जो रिलीफ उन्होंने 100 यूनिट की दी है उसमें उन्होंने टेक्निकल गेम खेली है। 17 जुलाई को इलेक्शन है, लेकिन जो रिलीफ है वो 1 अगस्त से शुरू होगी। अब वो डिपेंड करता है कि कौन इलेक्शन जीतता है, क्या करेगा। इस वक्त उनके मुखालिफिन तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा, ये रिलीफ कहाँ से जाएगी, तनख्वाहें किस तरह बढ़ाई जाएंगी मुलाजमीन की। लेकिन हर चीज हो सकती है अगर वो करना चाहे। जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात आज की जो मुझे सबसे ज्यादा लगी आपके सियासी मंजरनामे पर, वो जो आज खान साहब ने फिर दोबारा एक थ्रेट दी है कि अगर मुझे दीवार के साथ लगाया गया तो मैं सारी चीजें अवाम को बता दूंगा। तो मेरे ख्याल में खान साहब ये लोगों के नर्व्स के साथ ना खेलें। अगर आपके पास कोई चीज बची है, आप डेली बेस पे थ्रेट तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप कभी रोजे आखिर दिखाते हैं उनको, कभी कहते हैं खुदा उनसे पूछेगा, तो जवाब दो क्या दोगे? तो आज आप ये काम करें कि रियासत मदीना में इस तरह की चीजें छुपाई नहीं जाती। अगर आपको पाकिस्तानी कौम का दर्द है तो वो सारी चीजें सामने निकाल के रखे ताकि लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी पता हो, अगर आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस हैं। लेकिन सर साथ-साथ एक और ऑडियो लीक भी आई है जो बुशरा बीबी की, और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की भी तैयार है। देखिए, मेरे ख्याल में खान साहब की आज जो ये बात की जा रही है दीवार दीवार के साथ लगाने की, ये भी उसी का प्रीएम्प्टिव है। ये उससे डरे हैं वीडियो से। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आज मैंने एक और नई चीज पाकिस्तान की सियासत में देखी है कि शीरी मजारी साहिबा ने अभी टेप नहीं आई, लेकिन उसके डिफेंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन जो मैं समझता हूं, क्योंकि ये अब सियासी पार्टी नहीं रही, ये मजहबी पार्टी बन चुकी है। साहबजादा इमरान खान साहब जो कि इस वक्त खुमैनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बड़ी हद तक वो कामयाब हैं। इस वक्त खान साहब के बारे में उनके जो यूथिया बच्चे हैं, वो खान साहब जो भी कहें वो कहते हैं झूठ है। जो भी वीडियो आती है वो कहते हैं ये फेक वीडियो है। खान साहब इस वक्त जो भी बेचना चाहें वो बिकता है, जो कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों के लिए, माजी मुस्तकबिल के लिए। और ये जो बच्चे लौंडे लपाड़े इन्होंने इकट्ठे किए हैं, जो ट्विटर और यूट्यूब वाले टिकटॉकर, ये सब के लिए खतरनाक है। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो दो चीजें इन्होंने पाकिस्तान में मुतारफ कराई, एक तो मजहब को इस्तेमाल किया और दूसरा एंटी अमेरिकन जो स्लोगन इन्होंने एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। ये दोनों आग आग से खेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि मजहब जो है इसको इस सियासत में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। मजहब हर एक इंसान का अपना जाती उसकी अपना खुदा के साथ रिलेशनशिप होता है। लेकिन जिस तरीके से ये बार बार नारे लगाते हैं कि मैं हक पे हूं, सारी दुनिया जो है बातिल है, मैं रोजे मैशर खुदा मुझे ये पूछेगा, न्यूट्रल से ये पूछेगा, तो ये गलत बातें हैं। इस तरह खान साहब को नहीं चाहिए। खान साहब का अपना माजी वो इतना खूबसूरत नहीं, इतना अच्छा नहीं है कि लोगों में डिस्कस किया जाए। खान साहब का अब का जो हाल है वो भी इतना अच्छा नहीं है। जिस तरीके से करप्शन की स्टोरियां फराग गोगी की, और जिस तरीके से बुशरा और मानिका फैमिली जिस तरीके से फर्स्ट लेडी के बच्चे तक इन्वॉल्व थे इस करप्शन में। और यहाँ खबर आपको ये भी पता होगी कि बुशरा बीबी जो है उनके भाई के खिलाफ भी घेरा तंग होता जा रहा है, जिन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो कब्जा किया उस पर। तो ये इस तरह तो नहीं था सारा कुछ। खान साहब को चाहिए कि कुछ अपनी भी गलतियां एडमिट करें। ये आपको फरिश्ते तो नहीं है कि आपने 4 साल में गलती कोई नहीं की। मैं तो समझता हूँ बल्कि आपने 4 साल में
पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया, जिस तरीके से कर्जे लिए आपने और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया, और अब आप मजहब और आप जिस तरीके से एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। सर एक तरफ वो माफिया भी तो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, और स्टेटमेंट देना एब्सोल्युटली नॉट कहना मेरी गलती थी, ये भी कहा है। नहीं, देखें खान साहब बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, बिल्कुल बेवकूफ इस तरीके से कि डेली बेस पे, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अगले दिन भी उन्होंने खिताब में कहा है हकीकी आजादी। खान साहब आपने कोई इकोनॉमिक रोड मैप दिया है? जब तक आप मुआशी तौर पे आजाद नहीं होंगे, हकीकी आजादी किस चीज की? जिनसे पैसे आप मांगेंगे उनकी शराइत नहीं होंगी साथ। अब कौन सी हकीकी आजादी की आप बात कर रहे हैं? ये तो हर बच्चे को पता है कि जब उधार पे पैसे लेंगे तो अपनी टर्म्स उनके अपनी शराइत साथ आएंगी, लेकिन आप कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल इसमें गलत कह रहे हैं जो आप रोजाना ये कहते हैं कि अमेरिका की गुलामी। तो आईएमएफ के लिए आपने लेजिस्लेशन क्यों की थी? आप आईएमएफ के कदमों में क्यों पड़े हुए थे? यहाँ पे आप छोड़ देते ना। आपने तो कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आप खुद आईएमएफ के कदमों में पड़े रहे हैं अभी तक। कौन सी हकीकी आजादी की बात करते हैं? आपने लोगों को बेवकूफ बनाना, चाहे आप अमर बिन मारूफ पे बनाए या चाहे रोजे आखिरत में बनाए। और सबसे बड़ा नुकसान जो आप कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं और अदलिया को खराब कर रहे हैं। जो लोगों का टूटा फूटा एतमाद इन इदारों पे था, आपने वो भी तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को पहुंचाया, 5th जनरेशन वार की अपनी फौज के खिलाफ। और मैं इसकी इंतहाई सख्त मजम्मत करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं पाकिस्तानी फौज जो है वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है। खान साहब ने उसको खराब किया। और अदलिया पे आपको पता ही होगा, आज जो हमारा चल रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स वालों ने आपकी जो रेटिंग की है, आप 128वें नंबर पर है 139 में से। तो खान साहब आप उसी अदलिया को मजीद आप उनके कपड़े उतार रहे हैं। बिल्कुल इंतहाई अफसोस की बात है कि आपने अपने मुल्क के अंदर रहकर ही मुल्क की जड़ें काट रहे हैं आप, और आपके साथ ये बच्चे पार्टी वाले डीजे बट के जो बच्चे हैं वो साथ आपके खड़े हो जाते हैं। आपको बिल्कुल ये ज्यादती कर रहे हैं आप। मजहब और सियासत और बैंड बाजे को और गानों शानों को आपने जो मिक्स कर दिया, ये इस्लाम नहीं है, इसको आप गलत यूज कर रहे हैं। मगर सर साथ साथ जो है वो अदालत वो फैसला भी नहीं सुना रही है फॉरेन फंडिंग केस का, वो किस लिए रोका जा रहा है? ताकि एक तरफ हो मामला। देखें फॉरेन फंड, मैं ये कह रहा हूं कि तभी तो आपका नंबर 128 है 139 में से, इसी वजह से फॉरेन फंडिंग केस की वजह से। देखें जुल्म इंतहा इस मुल्क के अंदर के इंसाफ हासिल करने के लिए आपको तहरीक का नाम, अपनी पार्टी का नाम रखना पड़ा, तहरीक इंसाफ। और फिर भी वो फेल भी हुई है और इंसाफ भी बिल्कुल नापैद है। आप आज देखें, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आपका इंटरनेशनल जस्टिस इंडेक्स में आपका 139 मुल्कों में से 128वां नंबर है। इसी वजह से, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस नहीं फैसला आ रहा। फैसल वाडा ने कितनी खूबसूरती से बेवकूफ बनाया। सूरी साहब जो इलेक्शन जीते बगैर अपनी पूरी टर्म कर गए हैं, ये अदलिया के लिए बहुत बड़े दाग हैं, ये इनको साफ करने पड़ेंगे। लेकिन सर अब बहुत देर से उन्होंने फैसला दिया फैसल वाउडा के खिलाफ, लेकिन बहरहाल आया। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस अभी तक रोक के रखा हुआ है। साथ साथ बाबर गौरी की वापसी हुई है, जो के एमक्यूएम के लीडर रहे हैं, उनके ऊपर भी कई केसेस बने हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि अब घेरा तंग हो रहा है उन लोगों के ऊपर भी जो बाहर जो पॉलिटिशियंस भाग गए थे या वापस आने लगे? मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो बाबर गौरी साहब किसी डील के रिजल्ट में वापस आए हैं। मेरे जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो उनको कुछ दिन रख के सुबह सिंध का गवर्नर बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में तो बाबर गौरी केम टू पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ अ डील। एमक्यूएम जो है वो एक्टिव हो रही है, और मेरे ख्याल में तो वरना बाबर गौरी क्यों जाते वापस? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान के हालात क्या है, मैं जाऊंगा तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल में तो ये टोपी ड्रामा है, आवाम को एक टोपी ड्रामा, एक और टोपी पहनाई जा रही है। और पाकिस्तान में यही तो एक अलमिया है पाकिस्तान का, कि ना सियासत में चोर है, ना अदलिया में चोर है, ना एस्टेब्लिशमेंट में चोर है। हर इदारा जो है एक दूसरे से मुंह छुपाता फिर रहा है इस वक्त। इस तरह मैं कहता हूं कि कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले, बिल्ली जाती तो नहीं है। इसको तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो ना, खान साहब ने आज जो बात की है कि भाई मुझे दीवार के साथ लगाओगे तो मैं सारा कुछ उतार के रख दूंगा। अब क्या क्या पीछे बचा क्या है आपके पास? वो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट कर रहे हैं ना, वो जो छुप के बैठ गए इस वक्त।
ये उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, तो अब उसको एंजॉय भी करें, उसको सामने होकर मेरे ख्याल में तो डील करें उससे। तो सर इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको जल्दी, या आपको लगता है अपने टाइम पर ही होंगे, देखिए देर नहीं इलेक्शन होने? देखिए इलेक्शन हल नहीं है। ये कौन से इलेक्शन, ये किन इलेक्शनों की बात कर रहे हैं हम आरजू? इलेक्शन ये वो इलेक्शन है कि जिन पे खान साहब ने पहले कह दिया कि धांधली होगी, हमने इसको धांधली के बावजूद जीतना है। इसका मतलब है उनका इस पे यकीन ही नहीं है इलेक्शन रिजल्ट्स पे। उसके बाद आपके शाह साहब ने फरमाया 18 सीटें जो हैं वो नून लीग को दी जाएंगी, 2 पीटीआई को दी जाएंगी। परवेज लाई साहब ने फरमा दिया 18 सीटें हमारी होंगी, 2 नून लीग की होंगी। तो ये इलेक्शन थोड़ी है जो इलेक्शन से पहले ही उसके रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं। ये तो पाकिस्तान में आज तक फेयर इलेक्शन का तो बुनियाद ही नहीं रखी गई। ये तो देखे ना जिस तरीके से माजी में इलेक्शन होते रहे हैं, 2018 के इलेक्शनों को तो खुद ही आपकी पीटीआई डिनाई करती, सारी दुनिया को पता। तो ये कौन से नए इलेक्शन आएंगे, इससे लोगों की क्या तकदीर बदलेगी? आज उन्होंने फरमाया, जो इनके सेकंड इन कमांड है कुरैशी साहब ने, कि पंजाब की किस्मत का फैसला है। कौन सी किस्मत और कौन से इलेक्शन? ये मेरा, जब तक आप नेशनलिज्म और आपके अंदर तालीम या सोच, एक शऊर नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान नहीं बचेगा। आप करप्शन में और इन चीजों में आप 2 नंबरी में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अब जब तक आप कौमियत, शराफत, किरदार को प्रमोट नहीं करेंगे, इन इलेक्शनों का कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन तो आपको पता ही है, पहले पीटीआई जिस तरह करवाती थी सियालकोट में, पूरे का पूरा अमला उठा लिया जाता था। तो इसी तरह के टूटे फूटे इलेक्शन होंगे, धांधलियां होंगी, पैसे चलेंगे, रिश्वतें चलेंगी, डब्बे भरे जाएंगे। मेरे एक दोस्त थे जो बहुत बड़े मशहूर लॉयर हैं, 2018 के इलेक्शन में वो बताते थे, वो काफी पिटीशनें करते थे। वो कहते थे थैले खोले जाते थे, अंदर से अखबारें निकलती थी, अंदर वोट तो होते ही नहीं थे। तो ये कौन से इलेक्शन है जिनकी बात कर रहे हैं आप आज? मगर सर साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी सुनने में आया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा पीपल्स पार्टी में चले जाएं। ये और बात है कि अभी वहां से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। इसी तरीके से हो सकता है फवाद चौधरी भी कोशिश कर रहे हो, तो इमरान खान के कुछ लोग तो जरूर इधर उधर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। मगर साथ साथ जो ऑडियो लीक हुई है अभी रिसेंटली, जो बुशरा बीबी की, लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि उसमें गद्दारी की बात की जा रही है, यानी अब सबको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे, जो कि ज्यादा खतरनाक है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 2 ही चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, एक गद्दारी और एक ब्लास्फेमी, जो जो जो, जो हमारे प्रॉफिट और मजहबी तौर पे उसके खिलाफ। ये दोनों चीजें खतरनाक हैं और इनमें से एक का इस्तेमाल ये मुसलसल कर रहे हैं। अब देखें कि हर जो इनके खिलाफ हो गद्दार है, जो इनके साथ ना हो वो मुसलमान नहीं है, वो कुफर है, वो बातिल है। तो ये एक मेरा मकसद है कि, लेकिन अफसोस के साथ जो इस वक्त इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है कि खान साहब गलती कर ही नहीं सकते, और वो पाक दामन खातून है जो 5 बच्चों की माँ है, अपने बच्चों को और हस्बैंड को छोड़ के एक नए आदमी के साथ चलेगी, उसके बारे में बात की जाए तो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। मैं किस तरह का माहौल, मैं तो हैरान कम हूं, परेशान ज्यादा हूं कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है और हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो सर ये फरागुदी को अरेस्ट किया जाएगा, जो कहा जा रहा है कि हम रेड वारंट निकाल देंगे और वापस ले आएंगे, हो सकता है क्या? बड़ा मुश्किल है वो तो। रेड वारंट करने का एक प्रोसेस इतना लेंथी है, मेरे ख्याल में वो तो इतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन ये कि इस वक्त हर तरफ से इशारे मिल रहे हैं इनकी करप्शन के। वो जो मैडम कारदार है, जिन्होंने वो अगले दिन, उज़मा कारदार है मेरे ख्याल उनका नाम है, उन्होंने बिल्कुल जो अगले दिन इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बिल्कुल सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया है कि किस तरीके से सारे करप्शन, और 70% पैसा पंजाब का, या जो करप्शन का पैसा था, वो जाता था खान साहब और इनकी फैमिली को, और मानिका फैमिली किस तरीके से, और उस्मान बुजदार, ये सारे एक गैंग का नाम था। लेकिन उसके बाद गुंजाइश तो कोई बची नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि ये सियासी पार्टी, अगर सियासी पार्टी होती तो अब तक खत्म हो जाती, लेकिन ये अब सियासी पार्टी नहीं रही, ये एक मजहबी पार्टी बन चुकी है। और इसके जो मानने वाले हैं वो बिल्कुल आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं। वो बिल्कुल समझते हैं कि खान साहब गलती नहीं कर सकते, 4 सालों में इन्होंने गलती बिल्कुल नहीं की, और ये हमारे मजहबी रहनुमा है। और अब वो जिस तरह अगले दिन किसी ने कहा था इनके जलसे में कि खान साहब आप हुक्म करें तो हम टैंकों के नीचे लेट जाएं। देखें, मेरा ये सियासी तो ना हुआ, सियासी कारकुन इस तरह की हरकत नहीं करते। ये दीवाने, मजहबी दीवाने, जिनको कहा जाए आओ मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर 70 हुरें दूंगा,
ये उसी तरह के लोग कर सकते हैं। तो फिर वो अब टैंकों के नीचे लेटने वाले आ गए, खान साहब को मुबारक। लेकिन वो जिन चीजों के आगे लेटे थे वो टैंक नहीं थे, उनको शायद ये नहीं मालूम था वो कचरा उठाने के लेकिन सर मैं आपसे ये भी लास्ट में पूछना चाहूंगी कि जरदारी साहब इस सब सीन में जरदारी साहब कहाँ हैं? जरदारी साहब का मैं पहले बड़ा क्रिटिसाइज करता था, लेकिन मैं समझता हूं कि सियासत में जितने वो मेच्योर हैं कोई नहीं है। वो बैक सीट पर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। आप देखिएगा कि वो बिलावल भुट्टो इसमें से और पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियल होंगे जो आज जो कुछ भी पकड़ा है। पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ जरदारी साहब बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन है, चाहे जिस तरह भी करते हैं, लेकिन देख लें कि वो साइड पर बैठ के उन्होंने अपनी पार्टी को बचाया हुआ है, अपना नाम भी बचाया हुआ है, बिलावल को बचाया। बाकी इस हमाम में सारे बेचारे जो है जलील हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं कि कुछ बेहतरी आए और कुछ ऊपर वाला जो है वो इमरान खान को भी अक्ल दे और बाकी लोगों को भी, कि थोड़ा सा मुल्क के लिए भी सोचें। बहुत शुक्रिया सर कि आप आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।